नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स हमारे यहाँ पे देखने वाले हैं। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन लिख दिए हैं, जो 18 क्वेश्चन है। तो हम आपको कम से कम इसमें 1000 से क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी में, SSC GD या फिर और कहीं SSC में, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो हमने ये सभी क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला, कौन सा ऊर्ध्वपातन का कर सकता है? कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड, वो क्या कर सकता है? ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड हमारे बहुत काम में आता है, जो ऊर्ध्वपातन करने की प्रक्रिया को करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकते? तुमने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और कपूर। ये सभी क्या होते हैं? यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ये भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है, नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है, और कपूर भी क्या होता है? हमारा ऊर्ध्वपातन करने की प्रक्रिया को करता है। तो जो बर्फ हमारी होती है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन में कौन नहीं होगा? बर्फ हमारा नहीं होगा ऑप्शंस में। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? कौन सा? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? तो यहाँ पे कौन सा पंकिल से अलग करेगी? तो निस्यंदन, जो निस्यंदन होता है वो पंकिल से हमें अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण। विपरीत परासरण कर जल को क्या कर सकते हैं? हम जल संशोधन कर सकते हैं विपरीत परासरण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। तो 5 देखिएगा, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा क्या होता है? पानी से हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? हमारा काफ़ी जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? जो सोडियम सल्फेट होता है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं होता है। बाकी कपूर और नेप्थलीन भी ये ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। बाकी कपूर और नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे 7वां है क्वेश्चन, समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक कौन सी थी? आसवन विधि। किससे किया जाता है? समुद्र के पानी से अलवणी, मतलब जो नमकीन वाला पानी होता है, जो खारा होता है, खारेपन को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? आसवन तकनीक है। उसमें क्या करेंगे? आसवन तकनीक में हम उसे पानी को गर्म करते हैं और भाप की विधि से द्वारा उसमें हम नमक को क्या कर देते हैं? अलग, और पानी को हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो वो कौन सी विधि होती है? आसवन तकनीक होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी हो जाए, और ठोस पदार्थों के मान ज्ञात करने के लिए, उसके माप ज्ञात निकालना होता है। तो उस माप को ज्ञात करने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ठोसों का, किसका? ठोस, कठोरता या ठोस का हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कठोरता, कभी कभी ठोस लिख देता है, कभी कभी क्या लिखता है? कठोरता। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? अवसादन द्वारा। पानी और चाक के प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। पानी से क्या करते हैं? चाक, या फिर जैसे चाक के अंदर पानी भी नमी होती है तो उसे हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा? अवसादन द्वारा। ठीक है, अवसादन विधि है पानी और चाक को अलग करने की प्रक्रिया। कौन सा कारक वाष्पीकरण को दर को कम करता है? नमी। जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है, नमी होता है जो हमारा, वो वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। एक सतह की घटना है, कौन सा होता है? स्वेद नहीं होता है, कथन नहीं होता है, जो भाप होता है वो हमारा क्या होता है? एक सतह की घटना है। ठीक है, ये एक सतह का मतलब क्या होता है? एक सतह से, जैसे यहाँ पे पानी हम किसी बर्तन में उबाल रहे हैं तो इसे इसमें भाप बनता है, तो जब भाप बनता है तो ऊपरी वाली सतह में क्या हो जाता है? रुक जाता है, या फिर ये हवा में क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक सतही।
सतह की घटना। तो क्या होता है हमारा भाप। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण, मतलब तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में इसके जो रूपांतरण होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? वाष्पीकरण द्वारा। मतलब तरल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाता है? वाष्प के रूप में बदलना शुरू होता है। तो वो वाष्प के रूप क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। मध्यवर्ती तरल अवस्था में गुजारे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या करते हैं? मध्यवर्ती तरल अवस्था से किसी पदार्थ को हम गुजारते हैं, और जैसे उसकी अवस्थाएं ठोस अवस्था में से किसमें? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, तो वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। मतलब बर्फ को हम ले लें, बर्फ लेने के बाद उसे हम क्या कर दें? सीधा सीधा उसे गर्म करके गैस किस रूप में ले जाएं। मतलब इससे जब बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तरल अवस्था में आएगा, तो फिर किस में जाएगा? गैस अवस्था में। अगर हम जैसे बर्फ नहीं ले सकते, यहाँ पे कपूर क्या होता है? कपूर जो होता है हमारा, वो क्या होता है? ठोस अवस्था में उसे हम कहीं पे छोड़ देते हैं तो किसमें? गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमीकरण। ठीक है। द्रव से किसी भी वस्तु को, द्रव को हम ठोस के रूप में परिवर्तित कर दें, मतलब उसे ठंडा करके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण। मतलब किसको? द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। ठीक है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है ये रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया है कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये 60 कार्बन परमाणु की संख्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम। लिथियम जो होता है वो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक। यूरिया है, क्या होता है? यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन उर्वरक है। इसमें यूरिया में नाइट्रोजन की बहुतायत मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा किसमें पाया जाता है? यूरिया के अंदर। ठीक है। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? पानी के अंदर। श्वेत फास्फोरस कहाँ पे रखा जाता है? हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। जैसे इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, अगर पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें क्या लग जाती है? ये वातावरण के सामने संपर्क में आते ही, मतलब यहाँ पे जैसे बाहर हम निकाल लें पानी से, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आग लग जाती है। तो इसमें कौन सा फास्फोरस होता है? सफ़ेद फास्फोरस रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके पहले का वीडियोस देखना चाहते तो मैं प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।